गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने न्यूटन की गति का दूसरा नियम, प्रथम नियम और आवेग संवेग इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे आवेग संवेग प्रमेय। लास्ट क्लास में टॉपिक तो लिखा था हमने आवेग संवेग प्रमेय, उसमें केवल आवेग का डेरिवेशन निकाला था हमने कि आवेग जो होता है वो किसी वस्तु पर आरोपित बल व समय अंतराल, जितने समय के लिए बल आरोपित किया जाता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। एफ डेल्टा टी को अपन आवेग बोलते हैं वस्तु का। अब हम आवेग और संवेग में संबंध ज्ञात करेंगे। हमने निकाल लिया कि F जो आवेग होता है I बराबर F डेल्टा टी या F dt होता है। तो माना किसी क्षण, माना किसी वस्तु पर, हम प्रमेय की बात करेंगे, माना किसी वस्तु पर dt समय के लिए F बल, dt समय के लिए F बल सदिश रूप में लिख लो, F बल आरोपित किया जाता है, F बल आरोपित किया जाता है। माना किसी वस्तु पर dt समय के लिए, किसी वस्तु पर dt समय के लिए F बल आरोपित किया जाता है, तो वस्तु का आवेग I सदिश बराबर F dt सदिश, F सदिश dt, dt तो समयांतराल तो आपका क्या है, अदिश राशि। समीकरण संख्या 1। अब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन सेकंड लॉ, आरोपित बल जो है F बराबर वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, dp/dt के बराबर होता है। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 में F की जगह ये वाला मान रख लो समीकरण 2 से, अर्थात समीकरण 1 व 2 से I सदिश आपका हो गया बेटा, F सदिश की जगह आप मान रखोगे dp सदिश अपॉन dt इंटू dt, dt से dt कैंसिल हो गया, I बराबर dp सदिश, अर्थात I सदिश बराबर dp सदिश। माना कि संवेग, वस्तु का संवेग P1 से P2 तक परिवर्तित हुआ। जब हमने बल आरोपित नहीं किया था तब संवेग P1 था, जब F बल आरोपित किया तो उसका संवेग P2 हो गया। माना वस्तु का संवेग P1 सदिश से P2 सदिश तक परिवर्तित हुआ हो, P1 से P2 परिवर्तित हुआ हो, तो कुल संवेग, एक्चुअल में ये जो संवेग आया ना वो di लिख लो आप इसको, ये आपका क्या हो गया di, dt समय के लिए है तो di, इसको मैं di लिख सकता हूं। तो कुल संवेग होगा समाकलन di सदिश बराबर समाकलन P1 सदिश टू P2 सदिश dp सदिश। अब आपको थोड़ा सा समाकलन का नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 का I के सापेक्ष समाकलन वही I सदिश ही होगा। अवकलन शून्य होता है बट कांस्टेंट का समाकलन जिस फलन के सापेक्ष करते हैं ना वही आता है। तो 1 का I सदिश के सापेक्ष समाकलन I सदिश बराबर 1 का P सदिश के सापेक्ष समाकलन P सदिश, और सीमा क्या हो जाएगी P1 सदिश से P2 सदिश, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो I सदिश बराबर P2 सदिश माइनस P1 सदिश, अर्थात I सदिश बराबर डेल्टा P सदिश। किससे बोलते हैं, आवेग संवेग प्रमेय, समीकरण संख्या 3। तो इस संवेग या इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे अपन आवेग संवेग प्रमेय का, कि किसी क्षण पे, या मैं बोलूं किसी वस्तु पर dt समय के लिए आपने F बल आरोपित किया तो उसका आवेग इतना हुआ, और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का मान ये हुआ, हमने ये सब मान ज्ञात करके I सदिश बराबर, तो संवेग में परिवर्तन जो हुआ, संवेग में जो परिवर्तन होगा वस्तु के, जब किसी वस्तु पर F बल आरोपित करते हैं तो उसमें संवेग में जो परिवर्तन हुआ, संवेग में जो परिवर्तन की दर नहीं, परिवर्तन P2 माइनस P1 जो है वही उस वस्तु का आवेग होता है। स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, अर्थात किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर
बल आरोपित करने पर जो संवेग में परिवर्तन होता है, जो संवेग में परिवर्तन, जो संवेग में परिवर्तन होता है वही वस्तु का आवेग होता है, वही वस्तु का आवेग कहलाता है या आवेग होता है। ये इसका स्टेटमेंट आ गया। यदि कंडीशन वस्तु का संवेग नियत हो, बल लगाने से संवेग कैसा हो, नियत, मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं हो, संवेग नियत हो, अर्थात P सदिश बराबर नियत। तो जब P नियत होगा तो डेल्टा I या I भी क्या होगा, नियत। तो I भी आपका क्या होगा, नियत होगा। उस कंडीशन में I भी नियत होगा। माना कि T1 समय पे वस्तु पर आरोपित बल F1 था, T2 समय पे वस्तु पर आरोपित बल F2 है। माना किसी वस्तु पे, कंडीशन मान लो, माना किसी वस्तु पर T1 समय पर आरोपित बल F1 है, तो वस्तु का आवेग कितना होगा, I1 F1 T1। समीकरण संख्या 4। I1 बराबर क्या होगा, F1 T1, और T2 समय पे बल का मान चेंज कर दिया हमने F2, तथा T2 समय पर बल F2 हो तो I2 बराबर F2 T2। और ये कंडीशन तभी होगी जब संवेग आपका नियत है। तो I1 बराबर I2, I भी नियत है ना, तो जितना पहले था उतना ही बाद में, तो I1 बराबर I2, I1 बराबर I2 अर्थात F1 T1 बराबर F2 T2। जब संवेग नियत होगा वस्तु का, उस स्थिति में आवेग भी नियत होगा। किसी क्षण T1 पे बल आरोपित था F1, तो आवेग हुआ F1 T1, और किसी अन्य क्षण पे T2 पे बल हो गया F2, तो आवेग हो गया F2 T2। और दोनों मान नियत हैं, I1 बराबर I2 वाली कंडीशन में तो F1 T1 बराबर F2 T2। इस तरह से हमें मान प्राप्त होता है। अब देखो बेटा, हम आवेग संवेग प्रमेय से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल करते हैं। एक बैट्समैन है और एक बॉलर है, ठीक है। एक बॉलर ने बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ यू वेग से, और बैट्समैन ने, मान लो यहां पे पिच थी, बैट्समैन ने उतने ही वेग से, जितने वेग से बैट्समैन ने बॉल फेंकी थी, ये मान था 15 मीटर प्रति सेकंड। यू का मान दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड। उतने ही वेग से बैट्समैन ने उसको वापस स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया। क्वेश्चन आपका है, एक बॉलर ने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बॉल फेंकी, बैट्समैन ने, ठीक है ना, उतने ही वेग से स्ट्रेट ड्राइव उसी दिशा में वापस बॉल को फेंक दिया। तो बैट द्वारा बॉल पर आरोपित आवेग का मान ज्ञात कीजिए। बैट द्वारा बॉल पर आरोपित आवेग का मान ज्ञात करना है, हमसे आई पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन लॉजिकली सोचना, और किताब में दिया हुआ है कि एक बॉलर ने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बॉल फेंकी, बैट्समैन ने उतने ही वेग से, मतलब आपका ये v और u बराबर है परिमाण में, दिशा विपरीत है, उतने ही वेग से उसी दिशा में उसको स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया, मतलब उतने ही वेग से बॉल को वापस फेंक दिया। तो उस स्थिति में बैट द्वारा बॉल पर आरोपित आवेग का मान ज्ञात करना है। बैट द्वारा बॉल पर आरोपित आवेग का मान ज्ञात करना है। हमें काम में लेनी होगी प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय। I का सूत्र होगा हमारे पास इस स्थिति में P2 माइनस P1, और जो बॉल का द्रव्यमान है वो 0.12 kg है। बॉल का द्रव्यमान जो है उसका मान है 0.12 kg, 0.12 किलोग्राम, 0.12 किलोग्राम। आवेग संवेग प्रमेय कहती है I बराबर P2 माइनस P1।
I बराबर P2 माइनस P1। संवेग में जो परिवर्तन होता है वही उस वस्तु का आवेग होता है। तो मैं पहले ज्ञात करूं, बॉल द्वारा बैट को दिया गया आवेग, बॉल द्वारा बैट को दिया गया आवेग। पहले हम बॉल ने बैट को कितना आवेग दिया, बॉल बैट से टकराई और टकरा के वापस आई, तो बॉल ने पहले बैट को कितना दिया और फिर बैट ने बॉल को कितना दिया, दोनों हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो बॉल ने बैट को कितना आवेग दिया वो हमें ज्ञात करना। तो I बराबर, देखो अंतिम संवेग, बॉल का अंतिम संवेग होगा बेटा mv2 माइनस प्रारंभिक संवेग mv1। मैं आपसे पूछूं कि वस्तु का द्रव्यमान तो कांस्टेंट है m.12 kg, बॉल का जो द्रव्यमान है वो तो फिक्स है, तो I बराबर m की जगह तो आपने 0.12 पुट कर दिया। v2 अंतिम वेग, हमने धनात्मक x दिशा में वेग को धनात्मक लेंगे और ऋणात्मक x दिशा में ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि वेग सदिश राशि है। तो जब बॉल टकरा के बैट से वापस आ रही है तो इस दिशा में वेग आपका ऋणात्मक होगा और उसका मान होगा -15 मीटर प्रति सेकंड। वो मान कितना होगा, -15। फिर बीच में माइनस m का मान 0.12, v1 प्रारंभिक वेग x दिशा में ही है, हम बॉल का ही ज्ञात कर रहे हैं, तो x दिशा में कितने वेग से गतिशील है, u वेग से, जिसका मान 15 मीटर प्रति सेकंड ही है, तो यह मान आपको धनात्मक ही लेना होगा 15। अब देखो ध्यान से, 0.12 माइनस 15 माइनस 0.12 इंटू 15, गुणा भाग कर लो, 15 दूनी 30, 3 15 और 3 18, 1.80 माइनस का, और ये वाली राशि भी माइनस की 1.80 आ जाएगी, कितना हो गया, माइनस का 3.60 न्यूटन सेकंड। ये बॉल द्वारा बैट को दिया गया आवेग है, तो बैट द्वारा बॉल को दिया गया आवेग उतना ही होगा पर विपरीत होगा प्लस। अतः बैट द्वारा बॉल को दिया गया आवेग होगा 3.6 न्यूटन सेकंड, 3.6 न्यूटन सेकंड प्लस का, ठीक है ना, क्योंकि बैट जो है वो इस दिशा में देगा, बॉल ने इस दिशा में दिया, तो उसकी दिशा चेंज हो जाएगी और दिशा चेंज होते ही ये मान क्या हो जाएगा, जैसे माइनस का 3.60 था तो ये प्लस का 3.60 हो जाएगा, या 3.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी था। अब हम देखो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बिलियार्ड बॉल वाला, जो किताब में भी है आपका सॉल्व क्वेश्चन है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो, दो बिलियार्ड गेंदें थी जिनका द्रव्यमान समान था, दो सर्वसम बिलियार्ड गेंदें, इस तरह से क्वेश्चन है किताब में, और उसका डायग्राम भी बनाया हुआ है। दो अलग अलग स्थितियों में गति करती हैं, वो टकरा के, दीवार से टकरा के। तो अगला एग्जांपल है ना वो बिलियार्ड गेंद के लिए, किताब का सॉल्व क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ये कोई दीवार है, एक बिलियार्ड गेंद इससे टकराती है u वेग से जाके, और v वेग से वापस आ जाती है इसी दिशा में, जिसका द्रव्यमान m, बॉल का द्रव्यमान कितना है m, ठीक है। यहां से गई वो इस दिशा में, जिसका द्रव्यमान m ही था, उतने ही वेग से वापस आती है, जितने वेग से टकराती है उतने ही वेग से वापस आती है, सेम कंडीशन है पहले वाली। एक स्थिति तो यह थी, और दूसरी स्थिति जो थी, इस स्थिति में ऐसा मान लेते हैं कि मान लो u1 वेग से टकराई और u1 वेग से ही वापस आ गई इधर, ठीक है ना, दिशा विपरीत हो गई। दूसरी जो स्थिति है उसमें वो ऐसा नहीं करती। दूसरी स्थिति में यह आपका x एक्सिस वो 30 डिग्री कोण इधर से आती है, मान लो u2 वेग से आई, इसको v1 ही ले लो 30 डिग्री कोण से, और फिर 30 डिग्री कोण से ही वापस टकरा के चली गई बॉल, द्रव्यमान वही है सेम mv, ठीक है ना, कंडीशन याद रखना, v2 वेग से वापस टकरा के इधर आ गई और ये कोण 30 डिग्री है, ऐसी कंडीशन है। दोनों स्थितियों में आवेगों का अनुपात निकालना है, दोनों बॉल के आवेगों का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, आवेगों का अनुपात।
पहले अपन इसमें निकालते हैं। इसमें बॉल आपकी एक्स एक्सिस में टकरा के एक्स एक्सिस में ही लौट रही है, और इसमें देखो किसी कोण से टकरा रही है तो समतल में गति हो गई। ये तो सरल रेखीय गति हुई और ये समतल में गति हुई, तो इसमें तो केवल एक्स एक्स में आवेग होगा पहली बॉल के लिए। ये फर्स्ट डायग्राम पहली बॉल के लिए, सेकंड डायग्राम सेकंड बॉल के लिए। पहली बॉल पहली गेंद के लिए आवेग, मैं आपसे पूछूं बताओ एक्स एक्स दिशा में, एक्स एक्स दिशा में दोनों निकाल लीजिए। एक्स एक्स दिशा में मैं उसको निर्देशित करूं I1 x से, पहली बॉल को 1 से निर्देशित कर दिया, और x एक्स दिशा में क्या होगा, संवेग में परिवर्तन x माइनस P1x। वस्तु का द्रव्यमान m u1 वेग से गति टकरा रही है और v1 वेग से, u1 और v1 बराबर है, ठीक है। तो इस दिशा में अंतिम वेग आपका v1 है, सूत्र होगा m v1 x x में ही है माइनस, ये माइनस का होगा v1 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि विपरीत दिशा में टकरा के आ रही है, ऋणात्मक x एक्सिस में, माइनस m u1। चूंकि v1 बराबर v1 और u1 का परिमाण बराबर है, और यहाँ पे v2 और u2 भी बराबर है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2m v1 या माइनस 2m u1, एक ही बात है। I1x समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार अगर मैं y दिशा में पूछूं आपसे, इसी प्रकार y x दिशा में आवेग, y x दिशा में y x में आवेग पहली गेंद के लिए, उसको अपन निर्देशित करें I1 y से, क्या 0 होगा, समीकरण संख्या 2 पहली गेंद के लिए, बिकॉज y दिशा में गति ही नहीं है। जो y दिशा में गति ही नहीं कर रही वस्तु तो आवेग क्या होगा, शून्य। ये तो पहली गेंद के लिए निकाला हमने। अब हम बात करें दूसरी गेंद के लिए, अब हम बात करें बेटा दूसरी गेंद के लिए। दूसरी गेंद के लिए आवेग दोनों दिशाओं में निकालना होगा, गेंद के लिए आवेग, दूसरी गेंद के लिए आवेग। ध्यान से देखो, आपकी वस्तु जो है वो u2 वेग से इस दिशा में गतिशील है, तो वेग के दो घटक, एक तो इस दिशा में होगा और एक नीचे की तरफ होगा। इस दिशा वाला घटक होगा बेटा u2 cos 30 और ये वाला घटक होगा u2 sin 30। घटक निकालना आना चाहिए, ज्ञात कर लिए, एक इस दिशा में और एक नीचे की तरफ। जब वेग इस दिशा में, जब एक इस दिशा में तो दो घटक, एक नीचे की तरफ और एक इस दिशा में। इस दिशा वाला घटक होगा v2 sin cos के साथ वाला v2 cos 30 और ये वाला घटक होगा v2 sin 30। नीचे वाला घटक होगा आपका v2 sin 30। अब देखो x और y दोनों में होंगे आवेग, इस स्थिति में आवेग दोनों दिशाओं में होगा। मैं पूछूं बताओ x दिशा में आवेग, x में आवेग दूसरी गेंद के लिए, उसको मैंने लिखा I2x, 2 मतलब सेकंड बॉल के लिए, P2x माइनस P1x, ठीक है ना, सूत्र वैसे भी लिख सकते हैं। P2x I2x बराबर आपके पास सूत्र आया P2x m, अंतिम वेग कौन सी दिशा में, x दिशा में। कितना है बॉल का अंतिम वेग, v2 cos 30, क्या माइनस का होगा, ऋणात्मक दिशा में, तो माइनस v2 cos 30, माइनस पहले लगा देता हूं v2 cos 30 माइनस m, प्रारंभिक वेग कितना है x दिशा में, u2 cos 30, u2 cos 30 धनात्मक दिशा में इसलिए प्लस का आ जाएगा u2 cos 30। अब आप जब कह रहे हो कि v2 और u2 समान है, जितने वेग से वो इससे टकराती है दीवार से उतने वेग से वापस जाती है, मतलब v2 और u2 का मान समान है। आप कंडीशन लिख के चलोगे v2 बराबर u2, ये कंडीशन है, तो v2 और u2 बराबर है। जब v2 और u2 बराबर है तो इन दोनों को एक जैसा लिखा जा सकता है, अर्थात I2x को लिख सकता हूं मैं माइनस m v2 cos 30। और यह भी ध्यान रखना है दोनों स्थितियों में, यहां पे वेग जितना है उतना ही वेग, मतलब v2 u2 जो है ना वो v1 u1 के बराबर है। ये भी कंडीशन में लास्ट में हमने को ध्यान में रखनी है कि v2 v1 भी बराबर है, ठीक है। ये समीकरण संख्या हो गई आपकी 3, ये समीकरण संख्या क्या हो गई 3। जैसे
एक्स एक्स में आवेग लिखा, वैसे ही मैं वाई एक्स में पूछूं दूसरी बॉल के लिए आवेग, वाई एक्स में आवेग, इसको मैं निर्देशित करूं I2y P2y माइनस P1y, P2y माइनस P1y। ध्यान से देख बेटा, P2y अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग y x दिशा में, तो नीचे की तरफ माइनस में होगा मान, ये वाला v2 sin 30, I2y बराबर माइनस m v2 sin 30, sin 30 की v2 sin 30 के लिए नेगेटिव होती तो पहले लगा दिया, फिर माइनस प्रारंभिक संवेग, ये वाला भी मान माइनस नहीं होगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, u2 sin 30, तो इसको लिखा जाएगा m वो माइनस माइनस प्लस u2 sin 30, और आप कह रहे हो u2 और v2 का मान समान है, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट के क्या हो गया बेटा I2y शून्य, I2y का मान क्या आ गया आपके पास शून्य, समीकरण संख्या 4। अब लास्ट में उसने पूछा आवेगों का अनुपात, x x में और y x दोनों में निकालना है, आवेगों का अनुपात पूछा है, x x में आवेगों का अनुपात, x x में अनुपात बताओ, अंतिम माइनस m v2 cos 30, मतलब मैं आपसे पूछूं I2x बटा I1x, ठीक है ना, दोनों बॉलों के लिए, दोनों अलग अलग स्थितियों में आवेगों का अनुपात x x दिशा में हो गया I2x बटा I1x, I2x की वैल्यू आपके पास है बेटा माइनस m v2 cos 30, डबल है, ट्वाइस है, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, बटा माइनस 2m v1, माइनस 2m v1, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, v2 v1 बराबर है, कट गया, cos 30 की वैल्यू sin 60 √3/2, यही आंसर है। yx में पूछे तो ये मान भी 0, ये मान भी 0, 0 बटा 0 0 ही होगा, yx में कोई आवेग नहीं होगा दोनों स्थितियों में, केवल x में आवेगों का अनुपात आया √3/2, या उल्टा पूछे I1x by I2x तो 2/√3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में या इस आपकी बुक में दिया हुआ है, सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। अब अगली क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।